सक्सेस जोन के ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी लोग का स्वागत है। ये ऑनलाइन क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 17 है और इसके पहले मैं इसके पार्ट 16 डाल चुका हूँ, जो आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा इंडक्शन मोटर के ऊपर है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि एक मोटर में स्लिप का मान अधिक होने से मोटर किस क्षेत्र में कार्य करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा एरर है कि स्लिप का मान 1 से अधिक होने पर, यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये होना था कि जब मोटर में स्लिप का मान 1 से अधिक हो, यानी यहाँ पे जो सी के पहले का होना था 1 होना चाहिए था कि यहाँ पे क्या, जब मोटर में स्लिप का मान 1 से अधिक हो तो मोटर किस क्षेत्र में कार्य करेगी। तो यहाँ पे जो होता है मोटर जब स्लिप का मान 1 से अधिक हो तो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पे मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे बनती है, इस टाइप से। ये तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्लिप इक्वल टू 1 पे और एस इक्वल टू क्या होता है 0 पे, यानी हमारी जो स्लिप है वो इस डायरेक्शन में बढ़ती है और जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में बढ़ती है। और यहाँ पे हमारा कौन सा कहलाती है, सिंक्रोनस स्पीड, और ये हमारी कौन सी कहलाती है, नॉर्मल, यानी NR इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हमारा क्या होता है, रोटर स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन हम केवल इसको क्या करते हैं, स्टेटर को सप्लाई दी जाती है। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, स्टेनलेस स्टील की कंडीशन। तो यहाँ पे जो स्लिप होती है, यानी स्लिप की वैल्यू 1 से अधिक है, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है ब्रेकिंग जोन। हमारा कौन सा कहलाता है, ब्रेकिंग मोड या ब्रेकिंग जोन। बीच के हिस्से को जहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होती है 1 to 0 होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग मोड। और इसके जो यहाँ पर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जब इसके बाद क्या होती है जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, जनरेटिंग मोड। तो यहाँ पे जो मोटर होती है वो 3 मोड में काम करती है, ब्रेकिंग मोड, यानी स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यानी हमारा क्या होता है, यहाँ पर रोटर रुका हुआ होता है बिल्कुल, ये ब्रेकिंग मोड कहलाता है। जब 1 से 0 के बीच में सिर्फ मोटर हमारी कार्य करती है तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, मोटरिंग मोड। और इसके बीच में जो हमारा होता है ऑपरेटिंग मोड, या इसको हम मोटरिंग मोड बोलते हैं, मेनली ऑपरेटिंग मोड नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मोटरिंग मोड। इसको हम क्या बोलते हैं, मोटरिंग मोड। ये जो बीच वाला हिस्सा इसको हम क्या बोलेंगे, मोटरिंग मोड। और यहाँ पे क्या होता है नीचे, जनरेटिंग मोड। तो हमारी जो मोटर है 3 रीजन में कार्य करती है और बीच में हम क्या कहलाता है हमारा Tmax, यानी अधिकतम टार्क। अधिकतम टार्क में यहाँ पे जो होता है हमारा कौन सा कहलाता है, स्टेबल जोन, और यहाँ पे हम कौन सा होता है, अनस्टेबल जोन। ठीक, तो यहाँ पे जब स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो हमारा मोटर किस पे वर्क करेगी, ब्रेकिंग मोड में। जब 1 to 0 हो तो हमारा कहलाता है मोटरिंग मोड। और जब हमारी वैल्यू 1 से कम हो जाती है, यानी 0 से भी कम हो जाती है, माइनस होने लगती है, स्लिप की वैल्यू क्या हो, ऋणात्मक होने लगे, 0 से कम हो, तो हमारा कौन सा कहलाता है, जनरेटिंग मोड। तो अगला क्वेश्चन है 3 फेज 5/4 इंडक्शन हर्ट्ज टर्मिनल वोल्टेज फुल इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग के टर्मिनल पर वोल्टेज 100 वोल्ट है। ये 100 वोल्ट है। यदि मोटर की स्लिप का मान 0.4 हो तो फुल लोड पर वोल्टेज का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन है, जब मोटर क्या स्टेनलेस स्टील में, यानी रोटर में समझे, इसमें स्टेटर में ये सप्लाई दे के रखी है, लेकिन रोटर हमारा रोटेट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, हमारा एक ट्रांसफॉर्मर हो गया, यानी E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। लेकिन जैसे ही मोटर क्या होती है, ये रोटेट होना चालू होती है। यदि मोटर रोटेट होना चालू होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक फिनोमेना आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड में जो अंतर वो हमारा स्लिप हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो अगला E1 यानी E2 की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या कहलाती है, SE1 हो जाती है। यानी हमारा जो स्टेटर का वोल्टेज है उसमें यदि हम स्लिप का वैल्यू इंटू करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, जो रोटर का EMF होगा वो हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्लिप रिंग के टर्मिनल पर वोल्टेज 400 वोल्ट है और स्लिप का मान क्या है, 0.04 है। जब मोटर क्या रुकी हुई है, यानी अभी फुल लोड पे नहीं है, मोटर बिना लोड के चल रही है। जैसे ही मोटर पर लोड डालेंगे तो क्या होगा, स्लिप आएगी। तो इस स्लिप आने की वजह से हमारा जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 0.04 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, और सही आंसर क्या होगा हमारा 4 वोल्ट। तो आप कुछ नहीं करना, अगर हम नॉर्मली रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है, अगर X2 यानी जो पहले रिएक्टेंस था उसको भी यदि हम मोटर पर स्लिप आती है तो S इंटू X2 हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। और ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब इंडक्शन मोटर रोटेट हो रही हो तो इसका रोटर सर्किट होगा खुला परिपथ, बंद परिपथ, खुला बंद परिपथ, खुला या बंद पर इसके लोड पर निर्भर करेगा। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हो गया स्टेटर और नीचे इसके नीचे हमारा क्या होता है, रोटर। तो ये रोटर हमारा हम क्या करते हैं, हमेशा एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स निकलता है और इसको कट करता है। यदि मैं इसको ओपन सर्किट कर दूँगा तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और इस हाई रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर कोई EMF जनरेट नहीं हो पाता। तो इस EMF को जनरेट करने के लिए यदि हमको EMF जनरेट करना है तो हमें इस रिंग को क्या होना है, पूरे रोटर को शॉर्ट सर्किट करके रखना पड़ता। नहीं, शॉर्ट सर्किट यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंद परिपथ में रखना होगा। यदि हमारा वो होता है
स्क्वायरल केज रोटर, तो उसको हम एंड रिंग के थ्रू शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इस टाइप से हमारी एंड रिंग होती है और ये हमारा रोटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट रहता है पूरा। और यदि हमारा वो होता है कौन सा, बाउंड रोटर, उसको हम शुरुआत में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है, स्टार रेजिस्टेंस जो कनेक्ट होते हैं उनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारा रोटर हमेशा एक बंद परिपथ होना चाहिए। यदि हमारा रोटर ओपन सर्किट होता है तो यहाँ पे जो रोटर में जनरेट होने वाला ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा, और रोटर का ईएमएफ जैसे जीरो होगा तो आप टॉर्क के फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 इंटू I2 इंटू कॉस θ2, और E2 इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E2 इक्वल टू फाई होता है, यानी फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई, तो ई इंटू I2 इंटू कॉस θ2। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी हमारा जो टॉर्क है वो ईएमएफ के सीधा प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे यदि हम इसको ओपन सर्किट रखते हैं तो हमारा ईएमएफ जीरो होगा, ईएमएफ जीरो होने से हमारा क्या हो जाता है, टॉर्क जीरो हो जाता है और हमारी मोटर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए और टॉर्क को जनरेट करने के लिए हमें रोटर के सर्किट को बंद परिपथ रखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बंद परिपथ। इसी बार अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की लीड को आपस में बदल देने से क्या होता है। तो यदि हम स्लिप रिंग की लीड को चेंज करते हैं तो यहाँ पर मोटर में कोई चेंजेस नहीं आते, ना मोटर बंद होगी, नो चेंजेस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो चेंजेस आएंगे। मोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट होती रहेगी जिस डायरेक्शन में मोटर रोटेट हो रही थी। टॉर्क में भी क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब हम स्टेटर साइड से क्या करते हैं, यदि दोनों फेज को आपस में परिवर्तित करते हैं तो हमारी मोटर क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर इम्पीडेंस 0.4 J4 है। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार दे चुका हूँ, इसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये 0+4 लिखा है, नहीं ये हमारा क्या लिखा है, R, और ये क्या लिखा है हमारा XL, यानी हमारा एक फॉर्म होता है कि R+JXL। तो यहाँ पे J की जगह पे J, XL की जगह पे क्या हो जाएगा 4, और R की जगह पे क्या हो जाएगा 0.4। अब इसमें पूछा गया है अधिकतम टॉर्क की स्थिति में, तो अधिकतम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है, R2 इक्वल टू SX2, यानी R2 क्या होगा हमारा SX2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कहने का स्लिप निकालना, तो R2 हमारा कितना है 0.4, और स्लिप के और J कितना है 4 इक्वल टू S। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/10, और 1/10 किसके बराबर हो जाएगा 0.1 के बराबर। अब हम 0.1 में क्या करें, यदि 100 का इंटू कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 10%। यहाँ पे स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10%। ये R2 इक्वल टू SX2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है मैक्सिमम टॉर्क की स्थिति में। यदि स्लिप ना हो तो R2 इक्वल X2, लेकिन जैसे हमारी स्लिप ऐड होती है तो मैक्सिमम टॉर्क हमारा क्या हो जाता है R2 इंटू SX2। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो स्लिप का मान होगा अधिकतम टॉर्क पर कितना हो जाएगा 10%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की फुल लोड स्पीड 950 RPM है तो हाफ लोड पे क्या होगी। तो देखिए इसका सबसे सीधा तरीका है कि आप सबसे पहले कुछ मत करिए, यहाँ की सिंक्रोनस स्पीड निकालिए। तो 6 पोल के लिए हमारी सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, NS इक्वल टू 120F/P से हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे। और यदि एक बार हमारी सिंक्रोनस स्पीड आ जाती है तो एक चीज़ आता है कि यदि हम फुल लोड से हाफ लोड पे आ रहे हैं तो यानी हमने लोड कम किया, लोड कम किया यानी टॉर्क कम हुआ, टॉर्क कम होने से क्या होगा हमारी स्पीड बढ़ेगी, यानी जो भी आंसर होगा वो 950 के ऊपर ही होगा। यदि आपको ऐसा कोई ऑप्शन देखता है जो 950 से कम है तो वो तो आप पहले कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन 950 से ज़्यादा हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करके देखते, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि NS इक्वल टू 120F/, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा NS इक्वल टू 120F/P। तो 120F/P के थ्रू से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपकी सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 1000 RPM। अब 1000 RPM है क्या है, लेकिन हमारी मोटर क्या है सिंक्रोनस स्पीड है। तो हमारी मोटर क्या हो रही है 950 RPM पे रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी स्लिप निकालेंगे। तो 1000 माइनस 950 NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS से हम निकालेंगे, कितनी आ जाएगी हमारे 0.05। 1/20 की वैल्यू कितनी होगी 0.05। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 0.05 को क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे किससे, हाफ लोड पर, एट हाफ लोड। तो एट हाफ लोड पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी 0.025, यानी हमारी स्लिप की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.025। जब हम इसमें क्या करेंगे, यदि ये तो हमारी आ गई किसमें, एब्सोल्यूट स्लिप आ गई, सो यानी सॉरी फ्रैक्शनल स्लिप आ गई। एब्सोल्यूट स्लिप हमारी NS माइनस NR होती है, फ्रैक्शनल स्लिप NS माइनस NR डिवाइड बाई NS, और हमारी जो परसेंट स्लिप होती है NS माइनस NR डिवाइड बाई NS इंटू 100। तो यहाँ पे हमारी कौन सी आ गई है, एब्सोल्यूट स्लिप, सॉरी यहाँ पे हमारी आ गई फ्रैक्शनल स्लिप। तो यहाँ पर करेंगे इसमें 100 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5%। तो 2.5% मतलब हमारी स्लिप कितनी हो जाएगी 2.5% है, 2.5% स्लिप है। तो इसका सीधा सीधा तरीका बिना फॉर्मूले के, ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड कितनी थी 1000 RPM। तो 1000 RPM का 2.5% कितना हुआ
25, यानी हमारी जो स्पीड है वो 25 RPM ख़त्म हो जाएगी। तो 100 में से आप 1000 में सब चीज़ें 25 घटाइए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 975 RPM। तो आपको कुछ मत करना है। यदि पहले जो स्लिप है फुल लोड पे, तो हाफ लोड पे स्लिप की वैल्यू उससे आधी हो जाएगी। तो फुल लोड से हाफ लोड पे स्लिप को करके हमने आधा कर दिया। फुल लोड पर स्लिप कितनी आई थी 0.05, उसको आधा किया तो कितना होगा 0.25, और 0.25 मतलब कि 25%, और 1000 का 25% निकाल के आप आता है कितना 25, और 100 तो 1000 में से आप 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 975। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 975 RPM। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोवाट और 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर की जो रोटर आवर थी वो 25 हर्ट्ज, यदि हम इसको 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई दें। तो यहाँ पे आप कुछ मत करिए, सीधा सीधा स्लिप को कैलकुलेट करिए। स्लिप इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा FR इक्वल टू S इंटू एफ। तो FR हमारा कितना है 25 हर्ट्ज, और S और 50 हमारा दिया है क्या स्टेट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25/1/2, 1/2 मतलब कि 0.5, और 0.5 यानी हमारी कौन सी आ गई अभी हमारे पास आई है ये फ्रैक्शनल स्लिप। इसको हम परसेंट पर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 का इंटू करेंगे। जैसे ही 100 का इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50%, यानी हमारे जो स्लिप की वैल्यू है वो तो हो गई 50%। यानी जैसे ही मोटर चालू होगी तो वो 50% स्पीड उसकी स्लिप में चली जाएगी, तो बचेगी और 50% स्पीड। तो यहाँ से आप क्या निकालिए सिंक्रोनस स्पीड निकालिए। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NS इक्वल टू 120F/P। तो यहाँ पर 120F/P से आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी हमारी 120 × 4 120 × 50 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1500, यानी हमारी जो 150, ठीक है 150 100 तो 1500, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जो सिंक्रोनस स्पीड है 1500 RPM हो गई। अब इसको आप क्या कर सकते हैं 1500 RPM स्लिप की थी 50%, तो 1500 का सीधा आधा कर दीजिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 750 RPM। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका 750 RPM। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर में टॉर्क किसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए हम क्या करेंगे टॉर्क को स्लिप के समानुपाती में। लेकिन आप जब कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ कैसे बनती है, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे Tmax। यहाँ पे हमारा क्या होता है स्लिप इक्वल टू 0, सॉरी स्लिप यहाँ पे 1 होती है, और यहाँ पे क्या होता है S इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी कहलाती है NS की कंडीशन, और यहाँ पे हमारा क्या कहलाता है NR इक्वल टू 0। यानी हमारी जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में बढ़ती है और स्लिप हमारी किस डायरेक्शन में बढ़ती है इस डायरेक्शन में बढ़ती है। इसके बाद क्या होती है मोटर में दो होते हैं, ये हमारा कौन सा कहलाता है स्टेबल जोन, और ये हमारा कौन सा कहलाता है अनस्टेबल जोन। इसको स्टेबल क्यों बोलती हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि मोटर हमारी यहाँ पे चल रही है, और जैसे ही हम क्या करते हैं मोटर पे लोड डालते हैं, लोड डालने से क्या होगा टॉर्क बढ़ जाएगा, और टॉर्क बढ़ने से क्या होगी हमारा जैसे हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारी क्या हो जाती है स्लिप बढ़ जाती है। स्लिप बढ़ने से क्या होता है वापस स्पीड क्या हो जाती है कम हो जाती है, यानी हमारी स्पीड डिक्रीज होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो इस टाइप से क्या होता है जो हमारा जो मोटर है वो हमेशा स्टेबल यानी एक पॉइंट पे चलती रहती है, इससे हम इसको क्या बोलते हैं स्टेबल जोन। और इस साइड क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, इससे हम उसको क्या बोलते हैं अनस्टेबल जोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है। तो यहाँ पे है कि टॉर्क कब क्या होगा, तो आप देखिए जब यहाँ पे चलते हैं हम किसमें स्टेबल जोन में, तो हम अगर क्या करते हैं इस साइड से यदि हम देखते हैं हमारा टॉर्क बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारी स्लिप भी क्या हो रही है बढ़ रही है ना। यानी मैं टॉर्क को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो स्लिप भी क्या होती है, यानी स्लिप तो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो स्लिप भी बढ़ गई, तो टॉर्क डायरेक्शन क्या हो गया S। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने क्या देखा टॉर्क बढ़ता है तो मेरी स्लिप इस साइड बढ़ती है तो साइड कम होगी, टॉर्क क्या हो जाएगा स्लिप घट जाएगी। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 1/S, यानी हमारी टॉर्क क्या हो जाएगा स्लिप का क्रमानुपाती होगा अनस्टेबल जोन में और स्लिप के समानुपाती होगा स्टेबल जोन में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा टॉर्क डायरेक्शनल टू स्लिप, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं किया गया तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हमारा जो मोटर है वो स्टेबल जोन में चल रही थी। लेकिन नॉर्मली मोटर को अनस्टेबल जोन में चलाते नहीं, लेकिन यदि आपको कंडीशन दी जाती है कि अनस्टेबल जोन में टॉर्क क्या होगा तो स्लिप के क्रमानुपाती, और स्टेबल जोन में हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा स्लिप के सीधे समानुपाती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर प्रतिरोध का मान बढ़ाने से। तो आप याद रखिए जैसे ही हम इस रोटर प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो T इक्वल टू क्या होता है R2 इक्वल टू SE2 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है टॉर्क इज डायरेक्शनल टू R2, यानी रोटर रेजिस्टेंस के सीधे समानुपाती हमारा क्या आता है टॉर्क। तो यदि हम क्या करेंगे रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बढ़ता है स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर प्रतिरोध का मान बढ़ाने से हमारा क्या होगा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। और इसी टाइप से हम क्या करते हैं डबल केज रोटर में भी यही करते हैं कि हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा लेते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने से क्या हो जाएगा
स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने से हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, यानी डबल केज रोटर में हम रेजिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं 2 वाइंडिंग यूज करके, जिससे हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में बहुत कम एयर गैप रखा जाता है, जिसका प्रमुख लाभ है। तो देखिए, यदि हम एयर गैप यहाँ पे, ये मान लीजिए स्टेटर है, उसके नीचे हमारा जस्ट रोटर है, यदि हम वहाँ पे बहुत कम एयर गैप रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स लीकेज, जो यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स डिस्टॉर्टेड हो रहा था एयर गैप में आने के कारण, ये हमारा फ्लक्स लीकेज नहीं है। फ्लक्स लीकेज हमारा जो स्टेटर में फ्लक्स रहा है या रोटर में, यानी कोई फ्लक्स यहाँ से निकल के यहाँ लिंक कर रहा है, तो ये हमारा लीकेज फ्लक्स नहीं कहलाता है, लिंकेज फ्लक्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये फ्लक्स क्या होता है, ये हमारा स्टेटर, ये रोटर, बीच में क्या है हमारी एयर, इस एयर में आती है, इसको ज़्यादा रिलक्टेंस का पाथ मिलता है, और इस रिलक्टेंस के पाथ के कारण क्या होता है, हमारा मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ता है। तो यदि हम इसके गैप को बहुत कम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन करंट कम हो जाएगा। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में बहुत कम एयर गैप के कारण क्या होता है, हमें मेनली जो फायदा मिलता है वो हमें क्या मिलता है, मैग्नेटाइजेशन करंट हमारा कम हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब किसी इंडक्शन मोटर में वोल्ट मीटर लगा से जोड़ा जाता है, यानी हम रोटर में यदि एक ऐसा मीटर लगाते हैं जो ऑसिलेशंस को नापे, तो हमें क्या देता है, 120 ऑसिलेशन पर मिनट देता है। यदि स्टेटर को 50 हर्ट्ज दिया जाता है तो स्लिप का मान क्या होगा, तो हमें क्या यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 120 ऑसिलेशन पर मिनट क्वेश्चन में दिया गया। तो 120 ऑसिलेशन पर मिनट, ऑसिलेशन को हम एक साइकिल भी मान सकते हैं कि एक ऑसिलेशन पूरा मतलब कि एक साइकिल पूरा हो रहा है। यदि हम इसको कन्वर्ट कर लें मिनट को सेकंड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइकिल पर सेकंड। तो 120 डिवाइडेड बाई 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि इनको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हर्ट्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2 हर्ट्स। इसको साइकिल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइकिल पर सेकंड हमारी क्या कहलाता है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट ही होती है साइकिल पर सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 हर्ट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हर्ट्स के बराबर, यानी हमारे किसके बराबर हो जाएगी, 2 हर्ट्स के बराबर। यदि हमारी रोटर फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्स है और स्टेटर फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है, 50 हर्ट्स, यहाँ पर हम स्लिप की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है, एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ, यानी स्टेटर फ्रिक्वेंसी रोटर फ्रिक्वेंसी इक्वल टू स्टेटर फ्रिक्वेंसी इंटू स्लिप। तो ये हमारे स्टेटर फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, रोटर फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, स्लिप हमारी कितनी आ जाएगी, 0.04। हमारी क्या फ्रैक्शनल स्लिप, तो हमारी जो परसेंट स्लिप है वो कितनी हो जाएगी, 4%। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टेटर के फ्लक्स के कारण रोटर बार में पैदा हुआ ईएमएफ, ठीक, तो स्टेटर के फ्लक्स के कारण रोटर बार में पैदा हुई हमारा किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। देखिए, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, जो इंडक्शन मोटर है वह पूरी क्या होती है हमारी एक शॉर्ट सर्किट। यदि हम सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की, और उसको एक ऐसा कर लें कि वो मूवेबल यानी रोटेट हो सके, तो हमारी कौन सी बन जाती है, इंडक्शन मोटर। तो इसमें भी क्या होता है, हमारा जो रोटर यानी जो रोटर बार में पैदा ईएमएफ या हमारा जो इंडक्शन यानी जो ट्रांसफार्मर ईएमएफ बनता है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, लोड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि लोड जितना अपोज करेगा उतना ईएमएफ वो जनरेट कर लेता है, यानी फ्लक्स को कॉन्स्टेंट करने के लिए। यदि आप ट्रांसफार्मर एक्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यही होता है कि फ्लक्स को कॉन्स्टेंट करने के लिए वो रोटर के ईएमएफ को इक्वल करके रखता है। तो यानी हमारा जो रोटर ईएमएफ है, जो ट्रांसफार्मर ईएमएफ है, वो किस पर डिपेंड करता है, लोड पे। तो यहाँ पे भी हमारा जो मैग्नीट्यूड है यानी ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, लोड पर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, मैग्नीट्यूड मोटर के लोड पर निर्भर करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डबल केज रोटर में दोनों वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो आप देख सके मेरे पास एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर है, यदि मैं इन दोनों को शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो ये दोनों तो आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज में ना हो क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। यदि यहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर होते हैं ऐसे तो ये हमारा किस में हो जाते हैं, दोनों पैरेलल में होते जाते हैं, यानी तो ये इसी तरह से क्या होता है, हमारा डबल केज रोटर होता है कि अगर मैं मान लूँ कि इसके ऊपर ये एक वो बना हुआ है, क्या हमारा एक स्टेटर है, जस्ट इसके अंदर हमने क्या किया, एक और रोटर बना के रखा है, यानी डबल केज रोटर में ये इसके अंदर हमारा क्या है, एक और रोटर है। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, इनकी जो भी कंडक्टर है उसको हम इससे एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है, अपने आप एक दूसरे के समानांतर में कनेक्ट हो जाते हैं। तो डबल केज रोटर की दोनों वाइंडिंग कैसे जुड़ी होंगी, एक दूसरे के समानांतर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नो लोड की स्थिति में मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। तो नो लोड की स्थिति में मोटर बहुत कम पावर फैक्टर देती है, क्यों, क्योंकि हमारा आउटपुट तो कुछ है नहीं नो लोड की स्थिति में, लेकिन हमारे लिए इनपुट में क्या मैग्नेटाइजेशन करंट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस मैग्नेटाइजेशन करंट के मान के बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारा 0.2 पावर फैक्टर बहुत लो हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर भी नो लोड की स्थिति में पावर फैक्टर बहुत लो हो जाता है, क्योंकि हमारा आउटपुट कुछ मिलता नहीं और हम इसको इनपुट और देते हैं इसके लिए कोर लॉस के बराबर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट के अलावा केवल हमें इनपुट में लॉसेस मिलते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। और ऐसी कंडीशन क्या होती है हमारे यहाँ पे इंडक्शन मोटर में होती है। तो यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, यानी हमारा पावर फैक्टर किस पर जाएगा, 0.2 पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर स्लॉट 32 और रोटर की स्लॉट की संख्या 28 है, तो रोटर की फेज की संख्या,
ये सिर्फ आपके क्वेश्चन में कुछ मतलब नहीं है। 32 स्लॉट, 28 रोटर स्लॉट, ये सब एक कोई मतलब की चीज़ें नहीं है। यहाँ पर अपन को केवल क्या देखना है कि जो जितने फेज स्टेटर में होगा, 3 फेज का स्टेटर है तो 3 फेज का रोटर भी होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। यानी जितने फेज आपके स्टेटर में होते हैं उतने फेज हमारे क्या होते हैं, रोटर में होते हैं। वो बाउंड रोटर हो या स्क्वाड केज रोटर हो, उसमें फेज होते हैं। तो वो क्या होते हैं, 3 फेज होंगे। जितने फेज हम स्टेटर में देते हैं उतने फेज हमारे क्या होते हैं, रोटर में आते हैं। इसका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 फेज रोटर में कितने हो जाएंगे, रोटर में भी कितने हो जाएंगे, 3 फेज हो जाएंगे। इसके बाद है रोटर फीड इंडक्शन मोटर में घूमने की दिशा होती है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, स्टेटर मोटर भी यहाँ पे 2 टाइप की हो जाती है, स्टेटर फीड और रोटर फीड। स्टेटर फीड का मतलब है, ये मान लेते हैं हमारा ये स्टेटर और ये मान लिया मैंने रोटर। यदि मैं इसको 3 फेज की सप्लाई कनेक्ट करता हूँ तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी, स्टेटर फीड। और यदि मैं इसके विपरीत इसको 3 फेज की सप्लाई करके इसको शॉर्ट सर्किट कर दूँ तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, रोटर फीड इंडक्शन मोटर। तो ये हमारी जो रोटर फीड इंडक्शन मोटर है उसकी घूमने की जो दिशा होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के विपरीत दिशा में हो जाती है। और जबकि स्टेटर फीड में क्या हो जाता है, हमारा घूमने की दिशा उसकी समान दिशा में हो जाती है। इसको आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा क्या बनता है, स्टेटर, ये बनता है मेरा रोटर। ठीक है, यदि मैं मानता हूँ कि ये मेरा क्या है, स्टेटर है, यानी मैं स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई दी। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देने से मेरा क्या हुआ, जो रोटेटिंग EMF है वो इस डायरेक्शन में बना। और वही अगर इस डायरेक्शन में मोटर में ऐसा EMF चल रहा है तो वही EMF इसको कट करके इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अरे इस डायरेक्शन में यही EMF आगे बढ़ता है। तो अब जो रोटर में EMF जनरेट होगा वो क्या करेगा, लेंज के नियम से इसकी विपरीत दिशा में जनरेट होगा। ठीक, या फिर इस टाइप से जनरेट होगा कि इसमें इसके EMF, यानी अगर इसमें फ्लक्स कट करेगा तो इसके EMF जनरेट होने का विरोध करेगा। यदि इसका ये विरोध करता है तो अभी EMF जनरेट किया उसके रोटेट होने के कारण, यदि इसकी जस्ट विपरीत दिशा में रोटेट हो जाता तो क्या होता, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा, हमारा रोटर इस डायरेक्शन में जा रहा है। यदि मैं मानता हूँ कि विपरीत दिशा में रोटेट होता तो, और यदि रिलेटिव स्पीड बहुत ज़्यादा होती तो हमारा फ्लक्स में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते। यदि फ्लक्स में चेंजेस बहुत ज़्यादा आता तो हमारा EMF भी ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पे तो रोटर को EMF के जनरेट होने का विरोध करना था। तो अब ये क्या करता है, रोटर इस स्थिति में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में सिंक्रोनस ये मोटर घूम रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ये भी घूम जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है या अपेक्षिक गति है वो बहुत कम हो जाती है और EMF भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, रोटर फीड इंडक्शन मोटर में हमारा, स्टेटर फीड इंडक्शन मोटर में क्या हो जाता है, हमारा जो रोटर है वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड की डायरेक्शन में भी घूम जाता है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट किस में होता है, हमारा रोटर फीड इंडक्शन मोटर में। अब यदि मैं किसकी बात करूँ, रोटर फीड इंडक्शन मोटर की, तो ये हमारा रोटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, स्टेटर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, रोटर को 3 फेज सप्लाई देता हूँ। यदि रोटर को 3 फेज सप्लाई देता हूँ तो मैं मान लो इस कारण क्या होता है, जो हमारा स्पीड है ये रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट होता है। और यदि ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो फ्लक्स को जाके यहाँ पे कट करेगा। फ्लक्स को कट करेगा तो यहाँ पे फिर से एक EMF जनरेट होगा और ये EMF का विरोध होगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा स्टेटर है अब चाहेगा कि EMF क्या हो, जनरेट ना हो। इस मोटर में क्या होता है, हमारा स्टेटर शॉर्ट सर्किट होता है। अगर ये जनरेट नहीं हो तो यहाँ पे भी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड को कम करना होगा। यदि हमको रिलेटिव स्पीड को कम करना है तो क्या होना चाहिए, इसको इस डायरेक्शन में घूमना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब स्टेटर तो घूमने से रहा नहीं और EMF हमारा किस डायरेक्शन में बन रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब या तो अगर उस मोटर में क्या हुआ था, स्टेटर रोटर घूम सकता तब इस डायरेक्शन में घूम गया। अब यहाँ पे रोटर स्टेटर तो घूम नहीं सकता क्योंकि स्टेटर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रोटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है, जिससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव यानी अपेक्षिक गति फिर से कम हो जाती है और क्या होता है, लगभग मिनिमम EMF जनरेट होता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा सही आंसर, रोटर फीड इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड की विपरीत दिशा में। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि रोटर फीड इंडक्शन मोटर में क्या होता है, उसकी विपरीत दिशा में, और इंडक्शन मोटर में क्या होता है, उसकी दिशा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि सप्लाई वोल्टेज को 10% कम कर दिया जाए तो टॉर्क का मान लगभग हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही मैं आपको पहले बहुत करवा चुका हूँ तो भाई फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टॉर्क होता है वो V² यानी कि हमारा जो वोल्टेज है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे यदि हमारा टॉर्क वर्ग के समानुपाती है तो जब भी समानुपाती का रिलेशन हो और यदि हम कम कर रहे हैं तो 1 - n² × 100, यदि वो बढ़ता है तो n² - 1 × 100। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 10% कम कर दिया वोल्टेज को। तो 10% मतलब कितना कम हुआ, 0.1। हमारा जो है वोल्टेज कहता है 0.1। तो हम क्या करेंगे, n को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n निकालना इंपॉर्टेंट है। तो n = क्या हो जाएगा, 1 - 0.1, यानी हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.9। आप बस आपको फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो आप फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 0.9 का सूत्र क्या हो जाएगा, 1.81। और ये हमारा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.19, यानी कितना हो जाएगा, 90%। अगर ये हमारा क्या हो जाता है, 90% होता है तो यदि हम 90% को लगभग अप्रॉक्स किसको हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन में यदि 90% नहीं हो तो आप 20% पर क्लिक कर, तो हमारा जो आंसर आया था वो कितना था, 20%। ठीक,
यानी आंसर हमारा कितना था 90% था, लेकिन यहाँ पे 90% का सबसे जो करीब ऑप्शन है वो हमारा क्या है 20%। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 20%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि इंडक्शन मोटर में स्टेटर इम्पीडेंस को नगण्य मान लिया जाए तब अधिकतम टॉर्क की स्थिति में। तो फिर से वही कंडीशन है कि अधिकतम टॉर्क का होता है R2 = SX2 पर, ठीक, R2 = SX2 पर, S = क्या हो जाएगा R2/X2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का A, R2/X2 और X2/R का हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम टॉर्क की स्थिति में स्लिप का मान पूछा गया है, तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा S = R2/X2। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा A। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाउंड रोटर में शॉर्ट सर्किट गियर का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिए हम क्या करते हैं, जो बाउंड रोटर यानी हमारा जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसी का क्या होता है बाउंड रोटर होता है। इस बाउंड रोटर में हम शुरुआत में स्टार्टिंग टॉर्क यानी अधिक स्टार्टिंग टॉर्क के लिए क्या कर देते हैं, इसके जो स्टेटर में जो रोटर में स्लिप रिंग लगी होती है उसके थ्रू से हम क्या कर देते हैं, एक रोटर से हम क्या कर देते हैं एक कार्बन ब्रश के थ्रू रेजिस्टेंस को जोड़ते किसमें स्टार कनेक्शन में। तो यदि जब हमारी स्पीड क्या हो जाती है लगभग 75% हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो वहाँ पे जो स्लिप रिंग को जो शॉर्ट सर्किट करने के लिए प्रयोग किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है सर्किट गया। और देखिए यहाँ पे एंड रिंग को शॉर्ट सर्किट तो करने से रहा नहीं, वो तो ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट करती है। रोटर अकेला कोई ऑप्शन हो नहीं सकता था, रोटर की स्पीड कंट्रोल में इसका कोई प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे केवल हम किसको शॉर्ट सर्किट करेंगे स्लिप रिंग को, ठीक, क्योंकि स्लिप रिंग में पहले शॉर्ट सर्किट नहीं होता बाउंड रोटर। जब ये 75% मोटर स्पीड अचीव कर लेती है उसके बाद हम क्या करते हैं उसकी सर्किट के रेजिस्टेंस को निकाल के इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट गियर का प्रयोग किया जाता है इसको स्लिप रिंग को शॉर्ट सर्किट करने के लिए, यानी जो बाउंड रोटर है उसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए। इसी वाला अगला क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान 5% है और स्टार्टिंग करंट से फुल लोड करंट का अनुपात 4 है। तो स्टार्टिंग टॉर्क से फुल लोड टॉर्क का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क से फुल लोड टॉर्क का अनुपात पूछा गया है। तो आप यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है T starting अपॉन TFL = IFL अपॉन I starting का स्क्वायर इंटू स्लिप। तो यहाँ पे IFL अपॉन I starting क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फुल लोड करंट से स्टार्टिंग करने का अनुपात कितना दिया है 4 और स्लिप की वैल्यू कितनी दी है 5। तो 5 मतलब क्या 5% ही है, लेकिन हम यहाँ पे स्लिप क्या कर सकते हैं, हमेशा हमको फ्रैक्शनल स्लिप रखनी होगी। तो ये क्या हो जाएगा 5/100, हमारी स्लिप कितनी हो जाएगी 0.05। तो यहाँ पर हमारी स्लिप कितनी होगी 0.05, तो 5/100। तो इसमें क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 80, सॉरी 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 60 और उसको हम क्या करेंगे फुल 60 × 5 = 80/100। तो हमारा क्या जाएगा 0.8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.8 हो जाएगा। तो ये आपका जो यानी TFL से T स्टार्टिंग का जो अनुपात आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टाइप का फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी यहाँ पे बहुत जगह पे यूज होता है। यदि हम यहाँ पे 1/3 कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये ड्यूअल का फॉर्मूला है। अगर मैं उसको 1/3 का तो हमारा किसका बन जाएगा आपका स्टार डेल्टा का। और यदि मैं यहाँ पे x² का इंटू करता हूँ तो यानी कितना हमने ये हमारा किसका हो जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर की स्थिति में, यानी हमने कितने % यहाँ पे टेपिंग्स का यूज किया है। तो इस टाइप का फार्मूला हमारे जो मोटर के जो स्टार्टर है उसके रिलेशन से निकलता है कि T starting अपॉन TFL = IFL अपॉन I starting इंटू स्लिप। तो यहाँ पे आप स्लिप का बस याद रखिए, सीधा % स्लिप ना रखें, हमें यहाँ पे क्या रखना होता है फ्रैक्शनल स्लिप। जहाँ पे स्लिप % लिखा हो वहाँ पे हम केवल स्लिप % रख सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन हम स्लिप % नहीं केवल वहाँ पे फ्रैक्शनल स्लिप रखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है हमारा 0.8, यानी जो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 0.8। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को जल्दी से पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।